सीन शिफ्ट होता है जांगसान और कैप्टन पर, जहां कैप्टन अपने टोकन की ओर देखकर कहते हैं, अब मुझे पता चला कि आखिर क्यों बहुत से लोग इसे पाने के लिए मर मिट जाते हैं। इसे देखने के बाद न जाने क्यों मेरे इन आंखों को सुकून मिल रहा है। मगर इसी बीच हम जांगसान को देख पाते हैं, जो कि अपनी दूरबीन से जन्नत का नजारा देख रहा था। कैप्टन ने जो कहा था उसे वो गलत समझ लेता है और कहता है, हाँ हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा है, मेरी भी नजर इस खूबसूरत नजारे से हटी नहीं रही। जो सुनकर कैप्टन कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये नजारा तो जन्नत का ही है। मगर जैसे ही उनकी नजर जाती है जांगसान पर, वो पहले तो अपने टोकन को अपने पास रख लेते हैं, फिर उसे मारते हुए कहते हैं, अबे ओए कहाँ देख रहे थे, चलो वो चीज इधर लाओ, मैं भी तो देखूं। कैप्टन भी जन्नत का नजारे का लुत्फ उठाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है जुकिंग की, जिसे देखकर कैप्टन कहते हैं, ओ वाकई में ये तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो सुनकर जांगसान कहता है, मेरे भाई जल्दी से जल्दी मुझे भी देख लेने दो, मुझे और भी बहुत कुछ देखना है। इसी बीच जुकिंग को फील होता है कि कोई उस पर नजर रखा हुआ है, इसलिए वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, जिसे देखते ही कैप्टन फौरन अपने नजरें हटा लेते हैं और कहते हैं, वाकई में इसके पास से तो डोमिनेटिंग ऑरा निकल रही है। जो सुनकर जांगसन कहता है, तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई, क्या निकल रहा है, चलो मुझे भी देख लेने दो। मगर कैप्टन उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें किस बात की जल्दी है, देखो जुकिंग हमारी ओर ही आ रहा है और उसने हमारी तरह फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, चलो तुम बताओ आखिर वो यहाँ किस लिए आ रहा है। जिसके जवाब में जांगसन कहता है, ये बच्चा तो इतने कम उम्र में ही फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका है और वो हाल ही में ही वाइस डायरेक्टर पोजीशन में भी प्रमोट हो चुका था, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ चारों तरफ घूमने के लिए आया है, वो भी अपने पर्पल रोब को पहनकर, ताकि वो भी थोड़ा शो ऑफ कर सके। जो सुनकर कैप्टन कहते हैं, तुम गलत कह रहे हो मेरे भाई, तुम मेरी जान को मुझसे ज्यादा नहीं समझ सकते हो, वो पर्पल रोब पहन कर नहीं आ सकता। मगर जांगसन कहता है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं। ये सुनकर कैप्टन अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर कहते हैं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो लग गई शर्त, क्या कहते हो। जो सुनकर जांगसन अपने पैसों को नीचे रखते हुए कहता है, कमीने कैप्टन, क्या लगा तुझे मैं तेरी बात सुनकर डर जाऊंगा। जो देखकर तो कैप्टन के चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आ जाती है। अगले ही पल जांगसन रोते हुए कहता है, हाय रे मेरे इतने सारे पैसे, कमीने कुत्ते ने मुझसे सारे पैसे लूट लिया। लेकिन कैप्टन उसके मजा लेते हुए कहते हैं, मेरे भाई मुझे ये कड़कते हुए पैसे काफी पसंद आए। मगर तभी जुकिंग वहाँ आकर कहता है, सीनियर ब्रदर जांगसन, आखिर आप फिर से कैप्टन से बुली हो रहे हो, ऐसा कोई भी दिन बीता नहीं कि कैप्टन ने आपको बुली नहीं किया हो, लालत है आप पर। जो सुनकर जांगसन कहता है, क्या कह रहे हो मेरे भाई, आखिर तुमने पर्पल रोब को क्यों नहीं पहना है। जिसके जवाब में जुकिंग कहता है, पर्पल रोब मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर कैप्टन जुकिंग से कहते हैं, तुमने सही कहा मेरी जान, तुमने तो अपर माउंटेन में मौजूद फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर को देख ही लिया होगा, उनमें से 10 में से 8 तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे कि वो सभी अपने माथे में फाउंडेशन लेवल के सील लगाकर घूमते फिर रहे हो। जो महान और टैलेंटेड कल्टीवेटर होते हैं ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ग्रे रोब पहनकर घूमते हैं, जिनकी ओरा कंसील्ड होती है और वो लोअर माउंटेन में बेफिक्र होकर छुप कर रहते हैं। हम 3 कमीनों को ही देख लो, जिन्होंने मेन सिटी के कंफर्टेबल और अयासी भरी लाइफ को थूक दिया है, जिसकी वजह से कोई भी अब हमें नोटिस नहीं कर पाएगा और हमें कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी जुकिंग जांगसन से कहता है, क्या मेरी धर्मा बोट रेडी हो गया है। जो सुनकर जांगसन उसे बोतल पकड़ाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी धर्मा बोट को अब एक धर्मा शिप में अपग्रेड कर दिया है। जो सुनकर जुकिंग धर्मा शिप के बारे में सवाल करता है, जिसके जवाब में जांगसन उसे लेक्चर देते हुए कहता है, धर्मा बोट को डिवाइडेड किया गया है 4 टाइप्स में, बोट, शिप, वारशिप और लास्ट में आता है धर्मा वेसल। सॉरी गाइस, मैंने जुकिंग के बोट को धर्मा वेसल कहा था, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी जांगसन कहता है, मेरे भाई तुम्हारा बोट अब एक धर्मा शिप में मॉडिफाई हो चुका है, वो भी टॉप टायर में। इसकी ड्यूरेबिलिटी और कॉम्पैक्ट पावर पहले से ही सेवरल टाइम्स बढ़ चुका है। मगर तभी कैप्टन कहते हैं, मैंने जो उस डिवाइन क्रिएचर से फ्लैश और ब्लड हासिल किया था ना, जांगसन ने उससे भी तुम्हारे शिप पर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से ये अब और भी पावरफुल डिवाइन अटैक्स अनलीश कर सकता है। क्या ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। चलो लाओ मेरे 10,000। वो आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही जुकिंग कहता है, आखिर आपने इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया। जिसके जवाब में जांगसन उसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है, ये छोड़ो, तुम तो मेरे भाई जैसे हो, अब तुम्हारे शिप में बहुत सारे फंक्शन ऐड कर दिया गया है, जिसे तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। उस जेट स्लिप को लेते हुए जुकिंग अपने पास से पैसे निकाल कर उसे देने की कोशिश करता है, मगर जांगसन उसे साफ इनकार करते हुए कहता है, इसे आज मैं डबल ब्लेसिंग समझकर अपनी पेमेंट मान लूंगा। जुकिंग कहता है, आखिर डबल ब्लेसिंग का क्या मतलब है। जिसके जवाब में जांगसन कहता है, पहला ब्लेसिंग ये है कि तुम सक्सेसफुली फाउंडेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो और वाइस डायरेक्टर में भी प्रमोट हो गए हो। दूसरा ब्लेसिंग ये है कि इतना सुनकर कैप्टन खांसते हुए कहते हैं, मेरी जान तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हें ही प्रमोशन मिला है, देखो और बड़े ध्यान से देखो, अब मैं भी डायरेक्टर पोजीशन में प्रमोट हो चुका हूँ। जो सुनकर जुकिंग उन्हें कांग्रेचुलेशन कहता है, मगर कैप्टन उससे कहते हैं, क्या बस इतना ही, चलो मुझे डायरेक्टर कहो। मगर जुकिंग कहता है, ठीक है कैप्टन। जो सुनकर तो कैप्टन का पोपट हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं, चलो छोड़ो मेरी जान,
जान, मैं तुम्हें और एक चीज बता दूं, मैं तुम्हें एक बड़े मिशन में जॉब के तौर पर लेकर जाने वाला हूँ, जिसके पूरे होने के बाद प्रॉफिट पहले से भी कई गुना ज्यादा मिलेगा। जो प्रॉफिट मरमेट लैंड से भी ज्यादा होने वाला है। जो सुनकर जांगसान को फिर से कैप्टन की पुरानी हालत दिख जाती है। वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम दोबारा ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन कैप्टन आगे कहते हैं, सबसे पहले तुम दोनों को जितना जल्दी हो सके अपने 2 लाइफ फायर को फॉर्म करना होगा, ताकि तुम भी प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज पर एंटर कर सको। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह तुम्हें काफी खतरे से सामना करना पड़ सकता है और तुम मारे भी जा सकते हो। जो सुनकर जूकिंग प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज के बारे में सवाल करता है, जिसके जवाब में कैप्टन कहते हैं, तुम ऐसा समझ लो कि प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज एक फाउंडेशन लेवल कल्टीवेटर की पिक सिग्नेचर एबिलिटीज से क्रिएट होता है। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लाइफ फायर को हासिल करना होगा। उसके बाद अपने बॉडी के अंदर मौजूद 30 धर्म ओरिफिस को ओपन करने के बाद ही तुम अपने लाइफ फायर फोर्स को अपने बॉडी के साथ फ्यूज और इंटीग्रेट करते हुए तुम अपने 30 धर्म ओरिफिस के पावर को फोर्सफुली हासिल कर सकते हो। उसके बाद ही तुम सेकेंड लाइफ फायर को अपने बॉडी में एंटर करा सकते हो। तुम जितना ज्यादा लाइफ फायर को अपने बॉडी के साथ मर्ज करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर लाइफ फायर को हासिल किया है और जिसने नहीं, उन दोनों के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क बन जाता है और ये फासला तब तक नहीं मिटेगा जब तक वो प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज को अचीव ना कर ले। जांगसन कहता है, कैप्टन आपने जो अभी अभी कहा ना वो सब मेरे सर के ऊपर से निकल जा रहा है। जो सुनकर कैप्टन जूकिंग से कहते हैं, मेरी जान, इसे समझाने के लिए तुम अपने सबसे पावरफुल पंच टेक्निक से मुझ पर हमला करो और हाँ, जरा सा भी होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अब हम उन दोनों को आमने सामने देख पाते हैं, जहाँ कैप्टन कह रहे थे, मेरी जान चलो आ जाओ। जूकिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, लो मैं आ रहा हूँ। उसके इतना कहते ही जूकिंग की पावर की वजह से आसपास मौजूद लकड़ी के टुकड़े टूटकर हवा में फ्लोट करने लग जाते हैं। मगर इसी बीच कैप्टन भी अपनी प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज की पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका आउटफिट चेंज होने लग जाता है। अब हमें कैप्टन का नाम बताया जाता है, चेन एर्न्यू। उनका थंडर लुक वाकई में कूल था। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर जूकिंग भी अपने सी माउंटेन आर्ट की फुल पोटेंशियल को रेडी करने लग जाता है, जो देखकर कैप्टन अपने एप्पल को ऊपर थ्रो करते हैं और ये देखते के साथ जूकिंग आगे बढ़ जाता है, जिसके हर एक कदम के साथ नीचे मौजूद घर की लकड़ियां डिस्ट्रॉय होकर बिखरने लग जाती है। ये देखने के बावजूद कैप्टन बिल्कुल बेफिक्र थे। जूकिंग जैसे ही अपने पंच को कैप्टन पर हिट करने वाला था, उसी वक्त कैप्टन टेलीपोर्ट होकर उसके बिल्कुल पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर एक लाइव फायर फोर्स होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से ये आमतौर पर बुझी हुई रहती है, लेकिन एक बार ये जल जाए तो ये कल्टीवेटर की नॉर्मल कॉम्बैक्ट पावर से भी कई गुना ज्यादा भयानक पावर अनलीज करता है। इसे ही प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज कहा जाता है। इतना कहकर वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए अपने एप्पल को कैच कर लेते हैं। मतलब कुछ भी, ग्रेविटी की तो यहाँ इज्जत ही नहीं। जूकिंग खुद को संभालते हुए कहता है, आखिर ये सब क्या हुआ? मगर कैप्टन उससे कहते हैं, मेरी जान, मैंने अपने फिंगर को 1 सेंटीमीटर तक भी अगर हिलाया होता तो तुम्हारे 2 टुकड़े हो चुके होते। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। जो फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर जिसने अपनी प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज को एक्टिवेट नहीं किया है, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक रेड फ्री रेंज चिकन की तरह। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, क्या ये तो मेरी बात कर रहा है? मगर तभी कैप्टन कहते हैं, मेरी जान, तुम अभी बहुत ही वीक हो, चलो जाकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, वरना मैं तुम्हें अपने ग्रैंड प्लान में शामिल नहीं करने वाला। और हाँ, अब तुम पर मेरे 20,000 स्त्री स्टोन उधारी के तौर पर रहे। जांगसान उसके पास जाकर कहता है, कैप्टन तो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुके हैं, लेकिन जूकिंग को कैप्टन की कही हुई बात याद आ जाती है और वो कैप्टन को जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचता है, भले ही मैं फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज के कल्टीवेटर के सामने मेरी कोई औकात नहीं। मैंने सोचा था कि अपर माउंटेन में पिक फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर ही होंगे, मगर अब मैं हेवेंस और अर्थ के बीच के गैप को देख पा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माउंटेन के नीचे और भी हाईएस्ट माउंटेन होगा। इतना कहकर जूकिंग वहाँ से गुस्से में जाने लग जाता है। पीछे से जांगसन कहता है, जूनियर ब्रदर, क्या हम कुछ टाइम साथ में नहीं रह सकते? अब हम जूकिंग को एक सुनसान स्ट्रीट से गुजरते हुए देख पाते हैं, जहाँ उसकी नजर जाती है कूरो पर, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि किसी ने उसे बुरी तरह से पीट दिया था। उसके मुंह से, पैर से, इवन की उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ थी। जब जूकिंग उसके जेट स्लीप में देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है। ये सब देखकर जूकिंग वहाँ से जाने लग जाता है, मगर वो जैसे ही अपने शिप पर पहुँचता है, वहाँ पहले से ही वांगियान उसका इंतजार कर रहा था और फिर उसके बाद वो दोनों ब्लू एग वाइन चीयर्स करके पीने लग जाते हैं। वांगियान अपने पास से कई सारे ट्रेजर निकाल कर जूकिंग के सामने रखते हुए कहता है, फाउंडेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। ये स्मॉल सा गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था, जिसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जो सुनकर जूकिंग कहता है, ये तो काफी सारी है, इन्हें मैं कैसे ले सकता हूँ? वांगियान कहता है, नहीं, ये सब मेरे लिए चलेगा। वैसे भी मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ। कुछ टाइम से मेरी सीनियर सिस्टर पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई है। मैंने उनके लिए बहुत सारे रेयर ट्रेजर लाकर उन्हें दिया था, मगर उनमें से कोई भी चीज उन्हें पसंद नहीं आई। मेरे भाई, मैंने
सुना है कि स्पिरिट ब्रीथ लैम्प तुम्हारे पास है, जो सुनकर जूकिंग हाँ कहता है। फिर वांग यान आगे कहता है, स्पिरिट ब्रीथ लैम्प मेरे सीनियर सिस्टर के लिए एक स्पेशल मीनिंग रखती है, जिसे देखकर जरूर उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। उसका इतना कहना ही था कि जूकिंग अपने पास से स्पिरिट ब्रीथ लैम्प निकाल कर उसके सामने रख देता है, जिसे देखकर वांग यान खुश होकर कहता है, वाकई में ये तुम्हारे पास है, तुम बस बोलो तुम्हें इसके बदले कितना प्राइस चाहिए, मैं तुम्हें उसकी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मगर जूकिंग कहता है, तुमने पहले से ही इसकी कीमत दे दी है। जो सुनकर वांग कहता है, मेरे भाई सच में तुम मेरे भाई जैसे ही हो। ये कहकर वो दोनों फिर से ब्लू एग वाइन पीने लग जाते हैं। वांग यान उससे कहता है, ग्रेट कंपटीशन के बाद बहुत सारे डिसाइपल्स फाउंडेशन लेवल पर पहुंच चुके हैं और कई लोग तो अपर माउंटेन में भी जा चुके हैं, जिससे कि उनका दिल पूरी तरह से बदल गया है। कुछ लोग तो शराब अय्यासी के साथ लड़कियों के साथ मजे करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर से कुछ टाइम पहले शिफ्ट होती है, जहाँ कुरो के पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट न होने की वजह से ऊपर मौजूद फॉर्मेशन ट्रिगर हो जाती है, जिससे कि उस फॉर्मेशन से लाइट कुरो पर लॉक हो जाता है। मगर उसी वक्त जूकिंग उसके पास जाकर उसके जेट स्लीप को उठा लेता है और अपने पास से कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट उसके जेट स्लीप में ट्रांसफर करने लग जाता है, जिससे कि वो फॉर्मेशन डीएक्टिवेट होकर डिसअपीयर हो जाती है। फिर जूकिंग कुरो को अपने कंधे पर लिए वहाँ से जाने लग जाता है। प्रेजेंट टाइम में वांग यान कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें यह फील हो जाती है कि फाउंडेशन लेवल पर वो पहुंच चुके हैं, मगर वो बस दूसरों का खिलौना बनकर ही रह जाते हैं, जिससे कि उनकी किस्मत दूसरों के हाथों में चली जाती है। अब हम एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं, जिसके सर के ऊपर एक एप्पल था, जिस एप्पल को निंजा ही निशाना लगाने की कोशिश करने लग जाता है। वो उस कल्टीवेटर से कहता है, हिलो मत वरना मेरा निशाना तुम्हारे सर पर लॉक हो जाएगा। जब वो उस नाइफ को फेंकता है, उसका निशाना एप्पल को हिट हो जाती है। और हम कुरो को देख पाते हैं, जैसे ही उसकी नजर जाती है जूकिंग पर, वो भी थोड़ा हैरान रह जाता है। वांग यान कहता है, हमारे माउंटेन में लोगों को उनके पर्सनालिटी और पावर के हिसाब से ट्रीट किया जाता है, मगर माउंटेन के नीचे मौजूद लोगों की किस्मत को बदलना लगभग नामुमकिन जैसा है, क्योंकि उनकी किस्मत मानो पहले से ही किसी पत्थर पर लिख दिया गया हो। जूकिंग कुरो को उसके केप के पास छोड़ देता है और उसे खाने के साथ काफी सारे स्पिरिट स्टोन उसके पास रखकर जाते हुए कहता है, मैं ये बात को रिफ्यूज करता हूँ कि किसी की किस्मत पहले से ही लिखा जा चुकी हो, क्योंकि मैं अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता हूँ। जब तक कोई भी खुद को बदलने की कोशिश ना करे तो किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। लेकिन इसी बीच वांग यान जूकिंग से चीयर्स करके वाइन पीने लग जाता है। जूकिंग कहता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा ताकि मैं बहुत जल्द प्रोफाउंड ब्रिलियंट स्टेज को हासिल कर सकूं। सीन शिफ्ट होता है, हम जूकिंग को देख पाते हैं, जो बड़े गौर से थर्ड एल्डर के दिए हुए तालिस्मान की ओर देख रहा होता है। जूकिंग लाइफ नरिशिंग तालिस्मान को देखकर कहता है, यह टेक्निक भले ही अच्छी है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन स्पीड काफी स्लो है। यह कहकर वो दूसरे तालिस्मान, जिसका नाम था सीकिंग वॉल्यूम, देखने लग जाता है, मगर उसकी टेक्निक भी उसे पसंद नहीं आती। इसलिए वो तीसरा तालिस्मान, जिसका नाम था फायर सोल डिवोरिंग स्क्रिप्चर, उसे देखने लग जाता है, जिस मेथड को कल्टीवेट करने के लिए जूकिंग को फॉरेन रेसेस को हंट करना होगा या समुद्र में मौजूद बीस्ट को मारकर उनके सोल को रिफाइन करना होगा। इस स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड भले ही काफी फास्ट है, मगर ये टेक्निक सभी टेक्निक्स में से सबसे ज्यादा खतरनाक है। जूकिंग कहता है, मेरे कल्टीवेशन के लिए काफी स्पिरिट स्टोन लगने वाले हैं और मुझे अपने धर्माशिप को भी अपग्रेड करना है। इस केओटिक वर्ल्ड में जैसे सूरज निकलना और डूबना जैसे नेचुरल फेनोमेना चेंज हो सकता है। अगर किसी को वेरिएशन लाना है तो सबसे पहले उसे ही आगे की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है। इतना कहकर वो उस तालिस्मान को क्रश करते हुए उसके मेथड को सीखने लग जाता है और कहता है, मुझे जितना जल्दी हो सके स्ट्रॉन्ग बनना होगा और ये सोल डिवोरिंग स्क्रिप्चर टेक्निक लगता है मुझे काफी सूट करने वाला है। स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग पहले स्टेप में मुझे फायर सोल डिवोरिंग के एनर्जी का यूज करते हुए अपने धर्मारिफिस में एक लाइव फायर फॉर्म करना होगा। इतना कहकर जूकिंग उस एनर्जी को पूरी तरह से अपने बॉडी के साथ मर्ज कर लेता है, जिसकी वजह से अचानक समुद्र के नीचे से कुछ सी बीस्ट उस पर हमला कर देते हैं। जूकिंग कहता है, इस सोल डिवोरिंग स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे धर्मारिफिस के अंदर फ्रेंडिस फायर को फॉर्म करना होगा। एक तरफ फ्रेंडिस फायर को अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी तरफ यही इस कल्टीवेशन स्क्रिप्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और कोर हिस्सा है। इतना कहकर वो अपने हाथों में बनाए हुए बोल को क्रश करते हुए चारों ओर फैलाने लग जाता है। फिर उस एनर्जी से उन सी बीस्ट पर अटैक करते हुए जूकिंग कहता है, सोल डिवोरिंग दूसरों की सोल एनर्जी को निकाल कर उसे फायरवुड की तरह जलाता है। ये पावर बॉडी के अंदर एक अल्टीमेट शॉकवेव पैदा करता है जो धर्मारिफिस को फोर्सफुली ओपन कर देता है। इतना कहकर जूकिंग उस एनर्जी को अपने बॉडी के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी तकलीफ होती है और उसके बॉडी से पर्पल कलर की थंडर एनर्जी निकलने लग जाती है। जूकिंग गुस्से में कहता है, थर्ड धर्मारिफिस ओपन। उसके इतना कहते ही जूकिंग के बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लग जाती है, जिस एनर्जी को देखकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, चलो ये सब पूरा हो गया। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और जूकिंग से कहते हैं, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपकी कल्टीवेशन में इजाफा आया है, जिससे कि आपकी कल्टीवेशन भी बढ़ चुकी है। मास्टर, आपकी हेवनली डिफाइंड कल्टीवेशन बेस और अनपैरेलल स्पीड और इंस्टेंट टाइम से लेकर आज तक
किसी ने भी नहीं देखी होगी। इस लोली वन के लिए मास्टर के साइड में रह पाना सच में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, जो शायद मुझे 8 जन्मों की कल्टीवेशन के बाद मिली होगी। जो सुनकर जुकिंग कहता है, तुमने सही कहा। इतना कहकर उन दोनों पर अपनी ओरा प्रेशर लगाते हुए कहता है, तुम दोनों दिन ब दिन बेकार होते जा रहे हो और मेरी कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहे। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर अपना सर जमीन पर पीटते हुए कहते हैं, मास्टर मैं एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हूँ जिसकी अलग कल्टीवेशन मेथड होती है, मगर आप फिक्र मत कीजिए, अब से मैं भी पूरी जान लगाकर मेहनत करूंगा। इवन कि मैं आपके लिए 1000 बार मरने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज मास्टर कुछ तो रहम दिखाओ हम पर। जो सुनकर जुकिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, तुम दोनों में से जो वीक होगा वो मारा जाएगा। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ठीक है मास्टर, आपका गुलाम समझ गया। जुकिंग उन बीस्ट के बॉडी को देखकर कहता है कि कंडेंसेशन की डेड बॉडीज वीक होते हैं, अगर मुझे और भी पावरफुल बनना है तो मुझे फाउंडेशन लेवल के बीस्ट को जान से मारना होगा। जुकिंग उन दोनों को फाउंडेशन लेवल के बीस्ट को खोजने का काम दे देता है। जो सुनते ही उसके 2 चेले अपने मालिक का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब हम मास्टर जेंकाई को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे चलते हुए आगे जा रहे थे और फिर उनके सामने ग्रीट करते हुए कहते हैं, ओल्ड एंसेस्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? जिसके जवाब में ओल्ड एंसेस्टर कहते हैं, जब यहाँ कोई भी आउटसाइडर नहीं होता है तब मैं तुम्हें किस लिए बुलाता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे सेक्ट वार के अफेयर के बारे में बात करनी है। जो सुनकर मास्टर जेंकाई कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फादर इन लॉ। अब हमें पता चलता है कि वो पर्सन एक्चुअली में ब्लड रिफाइनर है, जिनका ओरिजिनल नाम हमें बताया जाता है जुइल यानसी। वो मास्टर जेंकाई को एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। गेम खेलते हुए ब्लड रिफाइनर कहते हैं, इस एंटायर चेस गेम में तुमने बस कुछ ही जगह पर अपने प्यादे रखे हैं, इसका मतलब मैं क्या समझूं? जिसके जवाब में मास्टर जेंकाई कहते हैं, मैं ना ही ज्यादा करना चाहता हूँ और ना ही कम, बस कुछ ही मूव काफी है मेरे ओपोनेंट को हराने के लिए। इतना कहकर वो अपना चेस मूव चल देते हैं। ये देखकर ब्लड रिफाइनर कहते हैं, चलो इस ओल्ड मैन को तुम बताओ, आखिर कैसे तुमने इस पूरे गेम को जीतने के लिए क्या क्या चालें चली है? मास्टर जेंकाई कहते हैं, पहला मूव था बोन टावर को उनके ही हाथों मरवेट क्लान में एस्टेब्लिश करवाना, ताकि उनकी मन में छुपी बुरी इरादे बाहर आ सके, जिसकी वजह से वो लोग रेवेलियन बन जाए, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। उसके बाद मैंने जस्टिस का नाम यूज करते हुए उनके एंटायर क्लैन को ही जड़ से मिटा दिया, ताकि वो लोग आगे चलकर हम पर खतरा न बन सके। मैंने उन जहरीली सांपों को बाहर निकाला जो बिल में छुपे हुए थे। जिस मूवमेंट पर मरमेट क्लैन बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था, तभी उसके पीछे छुपे हुए मास्टरमाइंड यानी सी कर्पस हमारे जानी दुश्मन सामने आ गए। थर्ड मूव में मैंने दोनों चिड़ियों को एक ही तीर से निशाना लगाकर जान से मार दिया। जो तीर और कोई नहीं बल्कि आप थे, जिनकी ब्रेक थ्रू का मैंने फायदा उठाया। मुझे पता था कि ब्रेक थ्रू के बाद आपको काफी सारी वाइटल एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए आपके जरिए मैंने उन्हें जान से मार दिया। और फोर्थ मूव ये है कि 3 मूव सक्सेस हो जाने के बाद हम बिना किसी रुकावट के मरवेट क्लैन को हासिल करते हुए सी कर्पस के टेरिटोरी को भी हासिल कर ली। उसके बाद मैंने चेस गेम की पाथ पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। जो सुनकर ब्लड रिफाइनर अपनी चाल चलते हुए कहते हैं, लास्ट टाइम में हमने मरवेट क्लैन को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था, जिसकी वजह से 7 सेक्ट अलायंस के वांग्यू कॉन्टिनेंट में हमें जरूर पहले से ही नोटिस कर लिया होगा। इसलिए इस टाइम डायरेक्टली हम सी कर्पस के अगेंस्ट वार करने वाले हैं। डेफिनेटली वो लोग हम पर काफी नजर बनाए रखे होंगे और हमारी पावर को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जो सुनकर मास्टर जेंकाई कहते हैं, चेस के गेम में देखने वाला ना हो तो चेस गेम खेलने में मजा नहीं आता। मेरे हिसाब से वो लोग भी हमारे गेम का हिस्सा बन चुके हैं। जो सुनकर ब्लड रिफाइनर कहते हैं, लिटिल सेवेंथ, वाकई में तुमने मेरा दिल जीत लिया। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक औरत की, जो बाहर से ब्लड रिफाइनर से कहती है, फादर क्या आप अंदर हो? जिसके जवाब में मास्टर जेंकाई कहते हैं, ओल्ड एंसेस्टर मेरे साथ मिलकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। मगर ब्लड रिफाइनर खड़े होते हुए कहते हैं, अब ये मैटर तुम दोनों हस्बैंड और वाइफ का है, इसलिए इसे तुम्हें ही हैंडल करना होगा। जो सुनकर मास्टर जेंकाई उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, हाँ फादर मैं समझ गया। ब्लड रिफाइनर वहाँ एक स्पेस टाइम पोर्टल खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वो औरत आई मीन मास्टर जेंकाई की वाइफ अंदर की ओर आने लग जाती है। मास्टर जेंकाई की वाइफ का नाम बताया जाता है सुजियान कुई। जो मास्टर जेंकाई से कहती है, मैंने सुना है कि तुमने 4th प्रिंस पोजीशन के लिए किसी कैंडिडेट को चूज कर लिया है, क्या तुम्हारे पास कुछ प्लान है? जो सुनकर मास्टर जेंकाई कुछ नहीं कहते। अब हमें जुकिंग को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था एक माइल्स के अंदर जितने भी की कंडेंसेशन के सी बीच थे उन्हें मैंने जान से मार दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं बस 4 ही धर्मा ओरिफिस को ओपन कर पाया हूँ। तभी हम ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि चिल्लाते हुए जुकिंग से कह रहे थे, मास्टर मैंने एक बड़ा सा शिकार आपके लिए प्रिपेयर किया है। वो बीस्ट असल में होता है ब्लैक स्केल्ड बैलन वेल। ग्रैंड मास्टर तो उसके मुंह से बाल बाल बचकर निकल आते हैं, मगर फिर भी वो ब्लैक वेल उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये देखकर जुकिंग कहता है, ये तो एक फाउंडेशन लेवल का सी बीस्ट है जिसके अंदर खुद की लाइफ फायर मौजूद नहीं, ये तो मेरे लिए एक बढ़िया शिकार है। इतना कहकर जुकिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए धर्माशिप को कंट्रोल करता है और फिर उसके अंदर से एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लग जाता है। वो अटैक जैसे ही ब्लैक वेल को हिट होती है, वहाँ एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो वेल अब कमजोर हो चुका था। ये देखते ही जुकिंग उसकी ओर जाते हुए कहता है, अब मेरी बारी है।
है। इतना कहकर वो अपनी फ्लेंडिस फायर सोल डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी पावर से उस बीस्ट का सोल फोर्सफुली जूकिंग के जायंट क्लो के जरिए से बाहर खींचा चला आता है। हम देख पाते हैं कि जूकिंग इसमें कामयाब भी हो जाता है, मगर तभी हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि कह रहा था, बर्फ जैसे व्हाइट जेड रैबिट आसमान में फिसलते हुए आगे बढ़ता है, जबकि ब्लैक मेंढक गहरी पानी में तैरता है। जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, आखिर कौन बदतमीज ये पोएट्री कह रहा है। मगर वो पर्सन फिर से कहता है, हवा को बुलाना और बारिश को पुकारना तो बहुत आम बात होती है, मगर मैं तो एक सितारा तोड़कर अपनी जेब में छुपा लेता हूँ। इतना कहते ही उसकी वो डिवाइन सोल अटैक जूकिंग के सोल डिवोरिंग टेक्निक में अटैक करने के लिए बढ़ती है। ये देखकर जूकिंग कहता है, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। इतना कहकर वो फौरन पीछे हट जाता है। वो अटैक सीधा जूकिंग के क्लो को चीरते हुए उस सी बीच का काम तमाम कर देता है। वो पर्सन फिर से कहता है, मेरे सामने हेवनली मेडन की मिल्की वे भी क्या चीज है, रुको मैं इसे एक ही घूंट में मैं पूरी तरह से पी जाऊंगा। अब हमें जुआन माउंटेन का एंशिएंट सोर्ड फ्रैगमेंट दिखाया जाता है, जो कि एक लो टायर का आर्टिफैक्ट था। ग्रैंड मास्टर जूकिंग से कहते हैं, मास्टर क्या आप ठीक हो? मगर जूकिंग की नजर उस डिवाइन फिगर से हटी नहीं रही थी। अब हम उस सोर्ड के ऊपर उस जियानू को देख पाते हैं, जो कि एक पागल इंसान था। इसे ह्यूमन लैंग्वेज ठीक से नहीं आती और ये बस पोएट्री के थ्रू ही बात करता है। उस जियानू कहता है, रात भर जागना बेकार नहीं गया, बस यूं ही लंबी लाइन डाली और एक नया खजाना हाथ लग गया। उस पर्सन को देखकर जूकिंग गुस्से में कहता है, ये रेड रोप ये तो फर्स्ट पीक का डिसाइपल है। इस कल्टीवेटर के पास लाइफ फायर नहीं है, मगर फिर भी इसकी कल्टीवेशन मुझसे काफी ज्यादा है। लेकिन तभी वो जियानू अपनी पावर से उस ब्लैक वेल को कंडेंस करके एक कॉइन के शेप में लाकर उसे अपने पास रख लेता है और अपनी उस डिवाइन फिगर को डिसअपीयर करते हुए अपने सोर्ड को अपने पास बुलाता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, लाइट बोट और ब्राइट मून के नीचे दिखाए गए उस रास्ते पर चलते हुए मैं एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त के दरवाजे पर लौट आया हूँ। इतना कहकर वो जूकिंग के पास से ही गुजर जाता है। जो सुनकर जूकिंग कहता है, आखिर ये कमीना क्या कह रहा था? जो सुनकर ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मास्टर ये कमीना आपको थैंक्स कह रहा है, क्योंकि सारी मेहनत आपकी और फल वो कमीना लेकर चला गया। और वो ये भी कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से ये काम उसके लिए दोबारा करो, ताकि वो फिर से आपकी मेहनत लूट कर ले जाए। जो सुनकर जूकिंग गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं आने ही नहीं दूंगा। इतना कहकर वो अपनी पावरफुल अटैक सीधा करने वाला था उस जियानू के ऊपर, जो देखते ही उसके भी होश उड़ गए थे। और इसी सीन के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।